गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग? बढ़िया, मस्त। और स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार होरिजोन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। जैसे कि सीएचएसएल को मद्देनजर रखते हुए हम अपना बैच लॉन्च किए और लॉन्च के साथ आपके साथ धीरे धीरे वीडियो लाते रहे। तो ये तो आपका एडवर्ब पार्ट 1 हो गया था और पार्ट 2 आज आपके सामने है। इससे पहले हमने कंजक्शन भी कर लिया। धीरे धीरे आपका हर एक टॉपिक मैं ऐसे ही करवाते जाऊंगा, तो एकदम ध्यान से देखना है वीडियो को, एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि मिनटों में सीखिए, मिनटों में सिखाएंगे। ठीक है, मिनट क्योंकि घंटा नहीं लेना, मिनटों में सिखा देना है। तो थोड़ा सब रखिए और एकदम ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कि हर एक टॉपिक समझाएंगे। इसका थर्ड पार्ट में जो लेके आऊंगा उसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, थर्ड पार्ट में आपके लिए मैं उसके अंदर खाली एडवर्ब का प्रैक्टिस लेके आऊंगा। और ये जो है एडवर्ब पार्ट 1 और पार्ट 2, इसके अंदर खाली इसका थियरी था कि एक्चुअली होता क्या है। मींस मैं दोनों को फायदा लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो इससे पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे पढ़ लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या रिवीजन कर सकते हैं। तो दोनों के लिए फायदेमंद है। हाँ, तो उसी के सीजीएल 2023 को ही टारगेट रखते हुए, ना ही आपका इंग्लिश ही नहीं और अदर सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे कि मैथ भी हो रहा है, रीजनिंग भी आ जाएगा, जीके जीएस भी आ जाएगा। ठीक है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना, बट आपका पढ़ाई नहीं छूटना चाहिए, आप रेगुलर रहिए। ठीक है, तो आज उसी जोश के साथ एडवर्ब 1 कर लिए और आज एडवर्ब 2 करेंगे कि एडवर्ब 2 में क्या था और क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट। चलिए, तो एडवर्ब आज 2 है। तो कुछ एडवर्ब 1 में जितने सारे कुछ टॉपिक हो गए थे, आज एडवर्ब 2 में कुछ सीखेंगे। चलिए, तो टॉपिक सीखते हैं आज का। एक्चुअली है क्या, तो उस दिन हम लोग सीख रहे थे डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस सीख लिए थे। जैसे कि डिफरेंस हम लोग सीखा था टू और वेरी में, ये देख लिया था। आज सीखेंगे मच और वेरी में, ये डिफरेंस सीखेंगे। फिर एक और सीखेंगे सम और एनी में। ठीक है, और लास्ट में सीखेंगे टू वाला और पेयर सो डैट का, ये वाला पेयर। ठीक है, ये सारे पेयर सीखेंगे हम लोग। पॉइंट 1 हो गया था, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। ये सीखने के बाद इसके और भी कुछ कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हम लोग नोट कर लिया था। और इसके अंदर बेसिकली अगर बात करें, इसके अंदर हम लोग क्या सीखा था, टू और वेरी में। तो टू हम मैंने जिस बोला था कि टू क्या होता है, टू नेगेटिव साउंड को लेके चलता है, और नेगेटिव मतलब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव। अनप्लीजेंट है, जैसे कि हमेशा टू टू हैप्पी नहीं बोलते हैं। ठीक है, कभी टू हैप्पी नहीं बोला है, टू हैप्पी गलत होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टू सैड बोल सकते हो आप। ठीक है, टू सैड, अब ये सही है। तो टू हमेशा नेगेटिव लेके चलता है। और जो वेरी हमने सीखा था, वेरी वेरी होता है वो पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब है प्लीजेंट, प्लीजेंट एडजेक्टिव को लेके चलता है। इसका मतलब क्या होगा कि आप इसमें वेरी हैप्पी कर सकते हैं। ठीक है, बट आप वेरी सैड नहीं कर सकते। बोलने के सेंस में सही है, बट ग्रामेटिकली पूरी तरह से गलत है। तो ये हमने टू और वेरी इसके पिछले क्लास में सीखा था, तो आपको थोड़ा रिवीजन करा दिया कि इससे क्या थोड़ा पकड़ हो गया होगा। तो जो बच्चे ये क्लास नहीं कर पाए, क्योंकि सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास नहीं कर पाए, तो जाके इस लिंक से, और हमारा फर्स्ट एडवर्ब सीजीएल 2023 को थंबनेल होगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ये है आपका पार्ट 2। तो टू वेरी हो गया था, आज टू वेरी नहीं करेंगे। आज हम करेंगे वो है हमारा मच और वेरी। ठीक है, मच और वेरी में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या आता है क्या नहीं आता है, देखिए। तो अगर जैसे मच की बात करते हैं, तो मच एक्चुअली क्या होता है, मच हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को लेकर चलता है। किसको लेकर चलता है, कंपैरेटिव डिग्री। और जो वेरी होता है, पॉजिटिव डिग्री लेके चलता ही चलता है, लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री लेके चलता है। अब पॉजिटिव कंपैरेटिव ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग सीख गए थे। ठीक है, तो इसलिए मच बिगर होता है, ना ना कि आपका मच बिग होता है। उसी तरह मच स्मॉलर होता है, ना कि मच स्मॉल होता है। तो जो आप रेगुलर यूज कर रहे हो वो आप समझ पा रहे होगे। जो यूज नहीं, इसलिए बोल रहा था ना कि मच के साथ हमेशा बिगर देखने को मिलता है। कारण यही है कि मच एक आपका कंपैरेटिव डिग्री लेके ही चलता है। मींस आप मच बिगर कर सकते हैं, मच बिग नहीं कर सकते। मच स्मॉलर कर सकते हैं, बट मच स्मॉल
नहीं कर सकते। उसी तरह वेरी में भी पॉजिटिव डिग्री, इसलिए वेरी आप देखते हो तो वेरी बिग देखते हो, ठीक है, वेरी बिगर नहीं देखते हो। यही मैं सिखाना चाहता हूँ। मतलब वेरी बिग होता है, वेरी बिगर नहीं होता है। उसी तरह वेरी स्मॉल आपने देखा होगा बहुत सारे सेंटेंस में, बट कभी आपने ये देखा है वेरी स्मॉलर? नहीं। तो वेरी स्मॉल देखा होगा बट वेरी वेरी स्मॉलर नहीं देखा होगा। तो ये डिफरेंस है आपका मच और वेरी में, ठीक है। और इसके अंदर एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इसके अंदर एक और पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट नोट करा देंगे। एक और पॉइंट लिखिए, जो मच होता है आपका, जो मच होता है, मच यूज होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है? ईडी फॉर्म। जिसे इसीलिए कभी आपने देखा होगा तो यहाँ पे लिखा रहता है मच एक्साइटेड, देखा है, ठीक है, मच एक्साइटेड हो गया। फिर आपका हो गया वी टू फॉर्म में मच, मच लार्जेस्ट कर लीजिए, ये कर लीजिए लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड होते हैं, बट यही नहीं कि मच एक्साइटिंग नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह वेरी में देखें तो जो वेरी होता है आपका, वेरी, वेरी प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके चलता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका मतलब क्या है? आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा वेरी एक्साइटिंग, देखा है आपने, इसलिए। और ये भी देखोगा वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। उसी तरह इसमें भी कर लीजिएगा मच इंटरेस्टेड। ये तीनों सही है और ये भी तीनों सही है। क्लियर हुआ? तो मच और वेरी में आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ। तो बात करते हैं यहाँ से कि पहले नोट कर लीजिए फटाफट। हम लोग देख रहे थे डिफरेंस मच और वेरी में। तो मच क्या होता है? मच कंपेरेटिव डिग्री होता है, मच बिगर होता है, मच बिग नहीं होता। उसी तरह वेरी पॉजिटिव डिग्री लेके चलता है जिसके अंदर वेरी बिग होता है, ना कि वेरी बिगर होता है, ठीक है। उसी तरह इसमें आ जाइए। फिर हमने देखा मच पास पास्ट पर लेके चलता है, मीन्स मच एक्साइटेड होता है, मच एक्साइटिंग नहीं होता। उसी तरह मच इंटरेस्टेड होता है, मच इंटरेस्टिंग नहीं होता। और वेरी में आ जाइए, वेरीज प्रेजेंट पार्टिसिपल लेके चलता है, आईएनजी फॉर्म, इसलिए वेरी एक्साइटिंग होता है और वेरी इंटरेस्टिंग होता है। कभी आप बोलते हैं ना कि वाओ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वाओ इट इज वेरी एक्साइटिंग, तो एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग ये सब कौन है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैरी करता है और मच आपका पास्ट पार्टिसिपल को कैरी करता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद सम एनी के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। हो गया होगा? चलिए इसको भी फोर्स करके नोट कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम्पल करेंगे तो उससे समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा तक यहाँ तक कंप्लीटेशन हुआ, ठीक है। थोड़ा हमने सॉरी इसका बैकग्राउंड चेंज कर ले, तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। चलिए अब सीखेंगे आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? सम और एनी के बीच में, कौन सा है? सम और एनी के बीच में। तो बेसिकली सम की बात करें और एनी की बात करें तो जो सम होता है सिंपल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? सारे पॉजिटिव सेंटेंस को ये कैरी करके लेके चलता है। और एनी की बात करें तो एनी नेगेटिव
नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस लेके चलता है। मीन्स नेगेटिव वर्ड भी लेके चलेगा और आपको क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस भी लेके चलेंगे। बस इसका इतना ही डिफरेंस है। वापस सम अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव डिग्री लेके चलता है, और एनी होता है और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। मीन्स जहां नकारात्मक शब्द, नेगेटिव शब्द जहां यूज होंगे वहां पे एनी लगा दीजिए, और जहां पे पॉजिटिव वे में पूछा, ब्यूटीफुल हो गया आपका, रिच हो गया, ये सारे वर्ड आपके किस में आ जाएगा, सब में आ जाएगा। तो इसी को अब फटाफट हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे कि एग्जाम में कैसे इसको करना है। और अभी तो जैसे आपको सिखा रहा हूँ ना, कोई अभी थियरी बता रहे हैं, ठीक है चलिए। तो थियरी की बात करते हैं। पॉइंट वन क्या है कि सी इज ब्लैंक पुअर। अच्छा, पुअर, पुअर एक पॉजिटिव शब्द बोल रहे हैं कि नेगेटिव शब्द बोल रहे हैं? पुअर, तो पुअर नेगेटिव शब्द है क्योंकि गरीबी क्या है, नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव है। और नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या लगता है, टू लगाएंगे कि सब लेके नहीं लगाएंगे, एनी तो बनेगा नहीं, तो टू लगाएंगे ना, क्योंकि टू हमें सैड लेके चलता है। तो शी इज टू पुअर, ना कि सी इज वेरी पुअर। वेरी तो पॉजिटिव लेके चलता है। इसी तरह सी इज ब्यूटीफुल, अब टू लगेगा कि वेरी लगेगा, तो यहाँ पे वेरी लगेगा। क्यों वेरी लगेगा, क्योंकि वेरी पॉजिटिव सेंटेंस को लेके चलता है, ना कि नेगेटिव। तो ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव वे तरीका अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाँ, बहुत बच्चे लोग कि सम क्यों लगा रहे हैं, तो सी इज सम ब्यूटीफुल, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। टू और वेरी, सी इज सम पुअर हो जाएगा, नहीं। सी इज एनी पुअर, नहीं, सी इज टू पुअर। इस तरह इट इज मच इंटरेस्टिंग बुक डेट आई हैव एवर read। अच्छा, इंटरेस्टिंग आईएनजी के साथ मच का यूज हुआ है, तो क्या आईएनजी के साथ मच का यूज कंपलसरी है? नहीं, मच तो सेकेंड फॉर्म लेके चलता है, ईडी फॉर्म। मच इंटरेस्टेड होना चाहिए, मच इंटरेस्टिंग नहीं होगा। चलिए, उसी तरह यहां पे भी आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग। अच्छा, आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड क्या है, आई वॉज वेरी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, तो वेरी के साथ हमें आईएनजी फॉर्म लेके चलना है ना, तो यहाँ पे तो एग्जॉस्टेड है, तो इसके साथ ईडी नहीं आईएनजी लगना चाहिए। आईएनजी मतलब आई वॉज वेरी एग्जॉस्टिंग इन द इवनिंग। उसी तरह नेक्स्ट है, माई फादर इज ब्लैंक क्विकर देन एट आई एट चेस। अच्छा, क्विकर, क्विकर कौन सा फॉर्म है, कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री कहाँ यूज करते हैं, मच में। तो माई फादर इज मच क्विकर, कंपेरेटिव वही नहीं यूज करेंगे क्योंकि कंपेरेटिव दूसरा तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे यूज करेंगे मच। तो माई फादर इज मच क्विकर देन आई एट चेस। सी इज ब्लैंक वाइजर देन हरमन। अच्छा, वाइजर, वाइजर कौन सा डिग्री, पॉजिटिव डिग्री कि आपका कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, सी इज वेरी वाइजर देन हर मदर, पॉजिटिव डिग्री, वाइज वाइजर या मोर वाइजर, ठीक है। तो वाइजर आ गया आपका, इधर पे आ जाएगा आपका वेरी। तो सी इज वेरी वाइजर देन हर मदर। क्लियर हुआ इस चीज को, कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, उसी तरह अब कुछ पॉइंट समझते हैं कि यहां तक आपको मैंने मच और कुछ बीच में बता दिया। अब उसी तरह टू सेट का थोड़ा डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कहाँ सम लगेगा कहाँ हैव लगेगा, इसके बीच में डिफरेंस सीखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया था, बट इस क्वेश्चन की बात करें तो ठीक है। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि डू यू हैव ब्लैंक मनी। अब यहाँ पे नेगेटिव शब्द है, नेगेटिविटी क्वेश्चन मार्क है, तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव शब्द कहाँ यूज होते हैं, सम या एनी। तो कोई झिझक नहीं, सीधा एनी लगा दीजिए, ठीक है, एनी लगा देना है। उसी तरह यस आई हैव मनी, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यस आई हैव, यस आई हैव सम मनी। एनी पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की लगता है, और सम पॉजिटिव शब्द की लगता है। अच्छा, नो आई डोंट हैव एनी मनी की सम मनी, एनी मनी, यहाँ पे सम नहीं लगाओगे। सम क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि सम तो पॉजिटिव वे कैरी करता है। डू यू नो ब्लैंक हियर। अच्छा, तो डू यू नो ब्लैंक हियर क्वेश्चन मार्क, तो एनी वाला सेंटेंस मीन्स क्या हो जाएगा, डू यू नो एनी वन हियर। उसी तरह यस आई नो, यस आई नो समवन हियर। अच्छा, नो आई डोंट नो एनी वन हियर। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, खाली एनी और सम का यूज करना था इसके अंदर, और उसके अंदर आपको यूज करना था मच और वेरी, और आपका टू और वेरी के बीच में, ठीक है। चलो, कंप्लीटेशन हो गया हमारा, ओके।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले आपको एक इसके बीच में डिफरेंस सीखना पड़ेगा। सो डैट, ठीक है, चलिए। और इनके बीच में वेरी कभी कभी आ जाता है। चल, अच्छा बात करते हैं इस चीज की। तो कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे सो लगाना है, कहाँ पे डेट का अगर रियली बता दूं तो टू ऑलरेडी आप कुछ पढ़ चुके हैं जिसको नेगेटिव शब्द के लिए लगाते हैं, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल में समझना है कि जहां पे एग्जाम्पल में टू मिल जाए और टू के पहले कोई शब्द दिया है जहां पे टू लगाना है, तो मीन्स टू और टू ये दोनों एक साथ आते हैं। उसी तरह सो और डेट ये दोनों एक साथ आते हैं। और सो डेट का पेयर आपको कंजक्शन में बता दिया था, ठीक है। वेरी का मतलब समझ पा रहे हो, वेरी बहुत दोनों के लिए, पहला तो पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज होता है, दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, इसलिए वेरी बिग भी हो जाता है और वेरी हैप्पी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये ही इसके, अब इसके एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल बनाएंगे। मीन्स ये जो अब जितने सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे इसके ऊपर बेसिस के ऊपर है। जैसे कि पहला पॉइंट है सी इज वीक। अच्छा वीक पूछा है तो सी इज क्या होना चाहिए, वीक तो आपका नेगेटिव शब्द है, वीक तो आपका नेगेटिव शब्द है। तो नेगेटिव शब्द क्या होता है, टू की वेरी, यहाँ पे टू ना होता है, सी इज टू वीक, ना कि सी इज वेरी वीक। वेरी तो पॉजिटिव सेंटेंस है। उसी तरह सी इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह सी इज इंटेलिजेंट, तो सी इज इंटेलिजेंट तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, सी इज वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस को दिखा रहा है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो रही है। और वेरी आना कंपलसरी है, टू तो हो नहीं सकता। अच्छा अब सेंटेंस में ध्यान देना, अब यहाँ पे मुझे टू दिख दिया, जहां पे टू दिख जाए तो यहाँ पे टू का डायरेक्ट लगा दीजिए, डायरेक्ट लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह सी यहाँ पे डैट दिख गया तो यहाँ पे सो का पेयर लगा दो। अब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो टू दिख जाए टू का पेयर, डेट दिख जाए तो सो का पेयर, चाहे सो दिख जाए तो डेट का पेयर। उसी तरह यहाँ पे फिर डेट दिखा तो यहाँ पे आप सो लगा दीजिए। तो सी इज सो वीक डेट ही कैंट वॉक, तो डेट सो का पेयर समझ में आ रहा है। अच्छा उसी तरह लास्ट ये क्या है कि सी इज अपुअर, अपुअर है एक्चुअली है क्या नेगेटिव साथ, तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं, सी इज टू पुअर। तो जहां सैड की बात हो, कोई नेगेटिव सेंटेंस की बात हो, तो वहां पे आपको सिंपल आंख बंद के टू लगा देना है। जहां पे पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो तो वहां पे आपको आंख बंद करके वेरी लगा देना है। अच्छा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा तो यहाँ पे मच लगा देना है। सम पॉजिटिव डिग्री लेके भी चलता है, लेकिन सम और एनी एक अलग कॉन्सेप्ट में लेकर के चलता है। उसी तरह टू सैड पेयर में आते हैं, सो डैट पेयर में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। अच्छा सी इज पुअर टू स्टडी फर्दर, अच्छा वापस टू आ गया तो टू को देखने की समझने की जरूरत ही नहीं है, जहां टू आ जाए डायरेक्ट टू टू का पेयर लगा दो, तो सी इज टू पुअर टू स्टडी फर्दर। इसी तरह सी इज सो पुअर, क्योंकि डैड का पेयर है, तो सी इज सो पुअर डैट ही कांट स्टडी फर्दर। आई एम रिच, अच्छा आई एम रिच, रिच एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे वेरी लगेगा ना, इसमें तो बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसलिए तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा। टू का मतलब सी इज टू रिच, टू हमेशा नेगेटिव या नेगेटिव शब्द को लेके चलेगा। उसी तरह सी इज वीक वापस आ गया, अच्छा वीक आएगा तो टू, सिंपल सी बात है, टू वीक। अच्छा उसी तरह आई एम रिच डैट, वापस डैट आ गया तो सो का पेड़ लगा दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर सी इज ब्लैंक वीक टू, सी इज ब्लैंक, अच्छा टू आ गया तो फिर टू का पेड़ लगा दीजिए। आ रहा है समझ में, सी इज टू वीक टू वॉक, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे टू, तो सी इज ग्लैड, वापस टू आ गए थे, फिर टू का पेड़ लगा दीजिए। क्लियर हो गया, कितना इजी था, टू टू और सोडोट का पेयर। तो एग्जाम इसी तरह से कर देना है, ठीक है। अभी खाली बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट कुछ सवाल लिए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हेडिंग दीजिए, हेडिंग कर लीजिएगा। हेडिंग है आपका यूज ऑफ एज, यूज ऑफ एज। एज कहां लगता है, एज कहां नहीं लगता है, एडवर्ब में इसको ही पढ़ना होता है।
तो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि वर्ड आपका हो जाएगा, आपके वर्ड हो जाएंगे व्यू, ठीक है, आपके वर्ड हो जाएंगे व्यू, रिट्रीट, व्यू हो गया, रीट्रीट हो गया, फिर आपका डिस्क्राइब ले लीजिए, डिस्क्राइब हो गया, नो हो गया, व्यू, ट्रीट, डिस्क्राइब, नो हो गया। अभी और अच्छा माइंड में आ नहीं रहा है और, अच्छा इतना लिखिए फिर और लिखवाते हैं। इसी तरह यहाँ पे थिंक, कंसिडर, थिंक, कंसिडर, चूज, अपॉइंट, नेम, कॉल, ठीक है, और आप यहाँ पे कर लीजिए इलेक्ट। इन सभी के साथ वर्ड आप एस का प्रयोग नहीं करोगे, बट इनके साथ आपको एस का प्रयोग करना पड़ेगा। एक दो वर्ड इसके याद दिए हो शायद, इसके अंदर नो लिख लिया, हाँ, व्यू, 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 ट्रीट, डिस्क्राइब, नो, शायद ये सारे वर्ड थे आपके। एक दो मैं देख के बताता हूँ, ठीक है, चलिए। तो इनके साथ आप एस का प्रयोग करिएगा, बट इनके साथ एस का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। इसको नंबर देते हैं 1, 2, 3 और 4। उसी तरह यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हुआ? इनके साथ आप एज का प्रयोग करेंगे, बट उनके साथ एज का प्रयोग, कंसीडर एज नहीं होता, चूज एज नहीं होता, पॉइंट एज नहीं होता, वो गलती, ग्रामेटिकल मिस्टेक गलती होता। उसी तरह नेम एज नहीं होता, कॉल एज नहीं होता, इलेक्ट एज नहीं होता, और थिंक एज नहीं होता। बट यहाँ पे व्यू एज होता है, रिट्रीट होता है, और डिस्क्राइब या आप नो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसी का एग्जाम्पल स्टार्ट करें। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, शी थिंक्स हिम हैज अ फूल, वापस बोला कि थिंक के साथ कभी भी आप एज का प्रयोग नहीं करिएगा, इसी छाट देना, सिंपल सी बात। दूसरा, आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर, अच्छा एक रिगार्ड भी आ गया इसके अंदर, इसका नोट कर लीजिए। वही बोले कि वर्ड याद नहीं आ रहा, इसका कर लीजिएगा रिगार्ड, ठीक है, रिगार्ड। तो यहाँ पर रिगार्ड दिया, तो रिगार्ड के साथ हमें एज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो साइंस हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ एन, अच्छा डिफाइंड, वापस डिफाइन, तो सी डिफाइन के साथ आपको एज का प्रयोग करना पड़ेगा। एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे डिफाइन, ठीक है। डिफाइन, तो साइंस हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो डिफाइन के साथ एज का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आई रिफ्यूज टू कंसिडर्ड हिम, अच्छा कंसिडर्ड हिम एज, आता कंसिडर के साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी तरह द कंपनी अपॉइंटेड, अच्छा अपॉइंट हिम एज, अपॉइंट के साथ भी कभी भी आप एज का प्रयोग नहीं करिएगा, चूज के साथ में नहीं करते हैं। ही वॉज इलेक्टेड, वापस इलेक्टेड के साथ एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इलेक्ट हो गया, पॉइंट हो गया, चूज हो गया, आपका कॉल हो गया, नेम हो गया, इस सब के साथ आप कभी कंसिडर हो गया, इस सब के साथ कभी एज का प्रयोग नहीं करते। बट उसी तरह व्यू हो गया, रिट्रीट हो गया, नो हो गया आपका, फिर डिस्क्राइब हो गया, आपका अपील हो गया, इनके साथ एज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। अच्छा इसके अंदर भी है, ठीक है। तो साइंस हैज बीन, अच्छा बी है यहाँ पे, बिन कर लीजिएगा। साइंस हैज बीन डिफाइंड द स्टडी, अच्छा वापस डिफाइन है, तो डिफाइन के साथ आपको एज का प्रयोग करना कंपलसरी है। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड द स्टडी ऑफ द नेचर, वापस डिफाइन है, तो डिफाइन के साथ एज का प्रयोग करना है। साइकोलॉजी हैज बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन नेचर। उसी तरह इलेक्टेड, इलेक्टेड के साथ आपका एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इनके साथ। अब ये है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के बाद एक दो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट मिलेगा, और पूरी तरह एडवर्ब का प्रैक्टिस, एडवर्ब का थियरी आज खत्म हो जाएगा। मींस अब इसको बेहतरी से समझिए। देखिए बात करते हैं एक्सेप्शन केस ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब में अभी तक आपने जितना चीज पढ़ा वो सारे रूल थे, छोटे मोटे रूल। यूज ऑफ एस, एस का यूज कैसे किया जाता है उसका एस किया आपने, वो सीख लिए।
कहाँ एस लगता है, कहाँ एस नहीं लगता। उसी तरह कहाँ टू लगाना है, कहाँ मच लगाना है, कहाँ वेरी लगाना है, कहाँ सम लगाना है, कहाँ एनी लगाना है, कहाँ टू साइड लगाना है, चाहे सो डेट लगाना है। ये भी क्लियर हुआ। उसके पहले भी हमने बहुत सारे वर्ड आपके एडवर्ब के कुछ पॉइंट देखे थे आज। अब वही उस चीज का एक्सेप्शन केस देखेंगे। एक्सेप्शन क्या केस क्या होता है? कभी भी माइजर, निगार्ड, स्कॉलर, फ्रेंड, मैन, कवर्ड, इनके साथ कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ना बॉय, न गर्ल, न मैन, ना ही वुमन। ठीक है, इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करोगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव नाउन का डिस्क्रिप्शन कौन करता है? एडजेक्टिव। तो इसलिए ये माइजरली हो गया। बट आपको पढ़ते होंगे कि जो भी एल वाई है वो सारे क्या है? एडवर्ब है। बट ये ध्यान दीजिएगा, ये एडवर्ब नहीं है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडवर्ब ये है क्योंकि ये आप वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडवर्ब, और जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। बट हमें बचपन सिखा दिया गया है कि जहां पे कोई भी नाउन ने चाहे कि वर्ब में एल वाई का प्रयोग किया गया हो, वो एडवर्ब में आ जाता है। वही तो एक्सेप्शन केस है। इनके साथ कभी भी बॉय, गर्ल, अ मैन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं कर रहा है नाउन के टाइम पे। बट एडजेक्टिव के केस पे माइजरली, यहाँ पे माइजरली, निगार्डली, स्कॉरली, फ्रेंडली, मैनली और कावर्डली, ये सारे आपके एडजेक्टिव लग रहे हैं, एडवर्ब लग रहे हैं, बट ये एडजेक्टिव है। और ये जो है इन अ माइजरली मैनर, इन अ निगार्डली मैनर, इन अ स्कॉलर मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ मैनली मैनर और इन अ कावर्डली मैनर, ये सारे आपके क्या है? ये सारे आपके एडवर्ब है, क्योंकि इसके अंदर आपके वर्ब और एडजेक्टिव का डिस्क्राइब किया गया है, वही आपका एडवर्ब है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, इसलिए इनको नोट करिएगा। और इनके ऊपर एग्जाम्पल कैसे बनेगा मैं बताता हूँ, ठीक है? फटाफट इसको नोट करिए। नोट हो गया? चलिए, तो इसके बेसिस पे एग्जाम्पल कर ले, कहाँ पे इसको लगाना है, कहाँ पे इसको लगाना है, कहाँ पे इसको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने लिखा हाँ, मैंने यहाँ पे दिया ही इज, दूसरा लिखा ही इज अ, तीसरा लिखा ही इज अ बॉय, और चौथा लिखा ही बिहेव्स। इतना लिखा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको यूज क्या करना है? यहाँ पे आपको यूज करना है कावर्ड, कावर्डली, इन ए कावर्डली मैनर, और चौथा लिखना है कावर्ड गर्ल। ये चार ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन इसमें चूज करना है। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको। और इसमें आपको यूज करना है फ्रेंडली, फ्रेंड, इन अ फ्रेंडली मैनर, और चौथा है फ्रेंड्स। चलिए, दो काफी रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे। चलो, तो पहला ये है, तो पहला ही इज। अच्छा, ही इज एक लड़की की बात हो रही है, तो ही इज कावर्डली, ही इज कावर्ड, ही कावर्डली मैन, ही इज कावर्डली गर्ल। अगर ध्यान दे तो यहाँ पे उस व्यक्ति को डायरेक्टली बोला गया है,
तो जब बोला गया है क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पे है, तो ही इज अ कावर्ड होगा, ना कि कावर्डली होगा। ही इज कावर्ड। इसी तरह ही इज अ कावर्डली, और यहां पे जब चेंज करोगे तो यहां पे भी लग जाएगा ही इज अ कावर्ड बॉय। तो दो तरफ कावर्ड लग रहा है, एक तरफ कावर्डली। और यहाँ पे बिहेव्स की बात करें तो बिहेव्स के क्या आ जाएगा, इन अ शीप, ही बिहेव्स इन अ कावर्डली मैनर। ठीक है, ही बिहेव्स इन अ कावर्डली मैनर मीन्स ये क्या हुआ, जो कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है उसके जगह पे आप कावर्ड यूज करोगे, और जो डायरेक्ट पॉइंट आउट करता है मीन्स यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया, और ये एडजेक्टिव हो गया ये वाला, और ये नाउन हो गया। क्योंकि नाउन क्यों हुआ, क्योंकि हम बॉय की बात कर रहे हैं। और उसी तरह ही इज कावर्ड, इज कावर्डली नहीं बोले क्योंकि इसकी ये भी यहाँ पे ही बॉय की बात हो रही है जो सब्जेक्ट के रूप में ऑलरेडी हमें दिया है। तो ही इज कावर्ड लग गया, ही इज कावर्डली हो गया, ही इज कावर्ड बॉय हो गया, और ही बिहेव्स इन अ कावर्डली मैनर हो गया। उसी तरह इसको भी आप कॉपी करके आप एग्जाम्पल खुद बनाइएगा, इसके अंदर क्या यूज करेंगे। ठीक है, सब इजी हो गया होगा। चलिए अब कुछ कॉन्सेप्ट छोटा मोटा बच्चा उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन केस यहाँ पे कंप्लीट होता है, और एक्सेप्शन केस के साथ दो तीन है जो हमें मिस कर देते हैं हर एक पॉइंट में। जैसे कि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे है मच टू प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो कभी भी मच टू का जो सेंटेंस बनता है वो मैच टू के बाद एडजेक्टिव लगता है, ना कि आप टू मच बिग। जैसे कि अगर एग्जांपल यहाँ पे बात करें, टू मच बिग है पूरी तरह से गलती है, टू मच स्मॉल गलती है, टू मच लार्ज गलती है, टू मच गुड गलती है, क्योंकि हमें मच टू लगाना है। इसको सही कैसे करिएगा, तो सिंपल है, यहाँ पे पहले मच का यूज करिएगा, तो मच टू क्या हो जाएगा, बिग। अच्छा, अगर बात करें तो एक ग्रामेटिकल व्यू से बोलने की सेंस में बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते हैं ना इज टू मच बिग, इज टू मच स्मॉल, इज टू मच लार्ज, ऐसा ही बोला जाता है, बट ग्रामेटिकल पूरी तरह से रॉन्ग है। नहीं, इसको टू मच नहीं बोलता है, इसको बोला जाता है मच टू बिग। उसी तरह इधर भी आप प्रोनाउंस करिएगा मच टू स्मॉल। ठीक है, उसी तरह यहां पे भी आपको करना है मच टू लार्ज। उसी तरह यहां पे भी मच टू गुड। ठीक है, तो ये सेंस पूरी तरह से सही है, और बट ये वाला कॉन्सेप्ट गलत है। तो कभी भी मच टू के साथ एडजेक्टिव आता है, ना कि टू मच के साथ एडजेक्टिव आता है। तो कभी भी आप एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो और एडवर्ब के साथ, तो टू मच बिग मत बोलिएगा, बोलना होगा तो मच टू बिग बोलिएगा। उसी तरह टू मच स्मॉल नहीं होता, होता है मच टू स्मॉल। उसी तरह टू मच लार्ज नहीं होता है, होता है मच टू लार्ज। टू मच गुड नहीं होता है, होता है मच टू गुड। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज को, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ये ग्रामेटिकल वे से गलत है, तो यही एरर में आपको चूज करना होगा, मच टू बिग, मच टू स्मॉल, मच टू लार्ज, मच टू गुड। तो एरर में आपको यही चीज सीखना है, और एरर में आपको ये कर देगा, और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो फटाफट इसको नोट करिए। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट, मच टू के साथ एडजेक्टिव आएगा, ना कि टू मच के साथ एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए उसी तरह एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, टू मच प्लस नाउन होता है। आप सोच रहे हो कि सर मच टू के साथ एडजेक्टिव लगाते हैं, बट टू मच भी तो मैंने बहुत सारा सुना है। तो जी टू मच भी यूज होता है, बट टू मच के साथ नाउन लगाते हैं, एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। तो टू मच जब बोलते हो स्मॉल, तो टू मच स्मॉल गलती होता है, इसको मच टू स्मॉल बोला करो। उसी तरह आप टू मच ही यूज करना है, तो वहां पे टू मच के साथ नाउन का प्रयोग करोगे, क्योंकि जैसे कि मनी आपका नाउन है, लव आपका नाउन है, टाइम आपका नाउन है, और फेथ आपका नाउन है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। अच्छा ठीक है, ये नाउन, तो ये नाउन के साथ ये जो मच टू है पूरी तरह से गलत है। मच टू गलत है, क्योंकि अभी हमने जस्ट सीखा मच टू तो एडजेक्टिव के साथ आता है। यहाँ पे मच टू स्मॉल हो सकता था, मच टू लार्ज हो सकता था, मच टू ऑनेस्ट हो सकता था, तो बट मच टू मनी नहीं होता। इसलिए आप जब टू मच यूज सीखते हो तो इसके साथ होता है टू मच मनी है,
तो टू मच मनी बोलिएगा, ना कि मच टू मनी बोलिएगा। अच्छा, बोलने के सेंस में ये गलत लग रहा है, अब ये सही होते जा रहा है। तो ग्रामर थोड़ा मोड़ा उल्टा पट्टी लग भी करे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। उसी तरह यहाँ पे टू मच लव है, तो यहाँ पे आपको टू मच लव कर लीजिएगा। उसी तरह मच टू टाइम है, तो आपको यहाँ पे टू मच टाइम कर लेना है। ठीक है, एरर में आपको अब जैसे कि प्रैक्टिस कराऊंगा तो यही सारे एरर ढूंढेंगे। फिर मच टू फेथ नहीं होता, यहाँ पे टू मच फेथ होता है। ठीक है, टू मच फेथ होता है। तो इसको फटाफट क्लियर, टू मच के साथ नाउन आता है और मच टू के साथ एडजेक्टिव आता है। ये माइंड में आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए एरर में बहुत छोटे मोटे सिली मिस्टेक है, इन सिली मिस्टेक को दोहराना नहीं है, ये आप सही कर लीजिएगा और वो आपको गलती कर लेना है। तो इसलिए नाउन के साथ टू मच लेके चलना है और एडजेक्टिव के साथ मच टू का प्रयोग करना है। ठीक है, आई थिंक गॉट इट, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट है एडजेक्टिव प्लस इनफ। अब इनफ बहुत जगह पे आपने यूज करते हुए देखा होगा। अब इनफ के साथ कभी भी दूसरा वर्ड जैसे यूज करोगे तो इनफ के पहले एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे कि इनफ के साथ अगर फॉलो होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, ना ही नाउन होगा। अच्छा, यहाँ पे एडजेक्टिव बोल्ड एडजेक्टिव है, ठीक है, बिग एडजेक्टिव है, ये भी सही है, ब्रेव स्मॉल ये सारे एडजेक्टिव है आपके। अच्छा, एडजेक्टिव है बट ये एडजेक्टिव के पहले होगा कि इसके बाद होना चाहिए, तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज करना है, तो ये आपके पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो जब भी आप इनफ बोल्ड बोलिएगा तब पूरी तरह से गलत होगा, बोल्ड इनफ बोलना पड़ेगा। इनफ बिग नहीं बोलना होगा, बिग इनफ करना होगा। उसी तरह इनफ स्मॉल नहीं होता, स्मॉल इनफ होता है। ठीक है, तो इसको भी सुधार लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनफ बोल्ड है तो इसको सुधार लीजिए, यहाँ पे इनफ बोल्ड की जगह पे बोल्ड इनफ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इनफ बिग नहीं होता, यहाँ पे होता है बिग इनफ। इनफ ब्रेव नहीं होता, यहाँ पे होता है ब्रेव इनफ। और इनफ स्मॉल नहीं होता है, यहाँ पे होता है स्मॉल इनफ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये बोल्ड इनफ हो गया, बिग इनफ हो गया, ब्रेव इनफ हो गया और स्मॉल इनफ हो गया। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, चल, तो एडजेक्टिव के बाद ही इनफ का यूज करिएगा, ना ही एडजेक्टिव के जस्ट पहले यूज करना है। ठीक है, तो इनफ बोल्ड गलत, इनफ बिग, इसको सही सुधार करना है, बोल्ड इनफ होता है। तो ये भी एरर के करेक्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको प्रिपरेशन कर लीजिएगा। तो ये गलत है, ये सही है। उसी तरह इनफ पहले लगेगा, अब वो क्या होगा, वो नाउन होगा। एडजेक्टिव और नाउन का ही खेल है भाई। जैसे कि जैसे एडजेक्टिव आ रहा है तो कुछ प्रॉपर्टी बदलेगा, अगर नाउन आ रहा है तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बदलेगा। जैसे कि मैंने मच टू देखा, टू मच देखा, उसी तरह इनफ भी देख रहे हैं। इनफ एडजेक्टिव के बाद लगाया जाएगा, अगर पहले लगाना है तो नाउन के पहले लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नाउन आ जाएगा। तो अगर इनफ मनी करना है, मीन्स अगर देखें यहाँ पे तो मनी इनफ नहीं होगा, अगर स्मॉल इनफ कर सकते हैं, बट मनी तो आपका नाउन है। फेथ, लव, टाइम ये सारे आपके नाउन है। ठीक है, ये सारे आपके नाउन है, तो नाउन के बाद नहीं, नाउन के पहले होना चाहिए, तो ये पूरी तरह से गलत है। ठीक है, कभी भी लव इनफ नहीं होता। अब इसी तरह बोलेंगे इनफ मनी। ठीक है, उसी तरह यहां पे हो जाएगा इनफ फेथ। उसी तरह ये भी हो जाएगा आपका इनफ लव। और लास्ट में हो गया इनफ टाइम। क्लियर हुआ, इनफ मनी। अब ये सही है आपका, इनफ मनी, इनफ फेथ, इनफ लव, इनफ टाइम। बट कभी भी आप टाइम इनफ, चाहे आपके साथ मनी इनफ, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक गलत है, इसको सुधार कर लीजिएगा। ये गलत है और ये आपके सही है। ठीक है, चल, तो कुछ इसका एग्जाम्पल कर ले, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा आपका। तो एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस हाउस इज टू मच स्मॉल टू अकोमोडेट ऑल द पैसेंजर्स ऑन एयर। अच्छा, टू मच कब यूज करते हो, एडजेक्टिव के साथ कि नाउन के साथ? तो हमने पढ़ा सर नाउन के साथ। अच्छा,
जो स्मॉल की बात हो रही थी, स्मॉल तो सर एडजेक्टिव है, इसके बाद इसका नाउन का प्रयोग होना चाहिए, नाउन होना चाहिए ना, तो नाउन तो सही है बट ये एडजेक्टिव गलत है। उसी तरह दिस बॉक्स इज टू मच बिग, अच्छा टू मच वापस फिर से यहाँ पे एडजेक्टिव आया था, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए ना, नाउन का प्रयोग होना चाहिए। उसी तरह आई हैव मच टू फेथ, अच्छा मच टू फेथ, मच टू के साथ एडजेक्टिव होता है बट यहाँ पे फेथ है, फेथ क्या है, फेथ आपका नाउन है, तो नाउन तो यूज करना है ना, तो फेथ गलती है, यहाँ पे कोई नाउन यूज करना पड़ेगा। उसी तरह सी हैज मच टू टाइम, अच्छा फिर मच टू के साथ नाउन का प्रयोग किया गया है, तो नाउन तो पूरी तरह से गलती होगा, आपको एडजेक्टिव में लेके जाना पड़ेगा, तभी एक क्वेश्चन सही हो पाएंगे। ठीक है, अब और भी है इसके अंदर, देख लेते हैं एक बार। अच्छा और नहीं है, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इसको जल्दी जल्दी लेने जाने का मकसद है कि आपको फटाफट क्लियर करना है। अच्छा फिर धीरे धीरे थोड़ा सीख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, दिस हाउस इज स्पेस इनफ टू एडजस्ट ऑल द, अच्छा स्पेस, स्पेस आपका नाउन है जी, नाउन नहीं है। अच्छा जब नाउन नहीं है तो इनफ के बाद यूज होना चाहिए, इनफ के पहले यूज हो गया तो सीधा काट दीजिए, इसको यहाँ पे होना चाहिए और इसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसको उठा के शिफ्ट, दिस हाउस इज इनफ स्मॉल, इनफ के पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, इनफ के बाद तो नाउन आता है, तो स्मॉल पूरी तरह से गलत है। दिस बॉक्स इज इनफ बिग, तो इनफ के बाद नाउन आता है बट यहाँ पे एडजेक्टिव बिग को वहां रखना पड़ेगा। आई हैव लव इनफ, इनफ के बाद को नाउन को लाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले ही लव आ गया तो लव को काट के पढ़ना पड़ेगा, लव को साइड एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आई हैव इनफ लव फॉर माई बेबी, और दिस बॉक्स इज नाउन है, बिग तो हटाना पड़ेगा क्योंकि बिग अगर नहीं हटाना चाहते हो तो बिग को पहले रखना पड़ेगा, तो दिस बॉक्स इज बिग इनफ टू कैरी। उसी तरह यहाँ पे दिस हाउस इज स्मॉल इनफ टू एडजस्ट ऑल द गेस्ट, उसी तरह दिस हाउस इनफ हैज इनफ स्पेस टू एडजस्ट द गेस्ट। तो आई थिंक क्लियर होगा, इसमें आपने इसके अंदर आपने इनफ का पेयर यूज किया। ठीक है, इसके अंदर आपने इनफ का पेयर सीखा कि इनफ कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है, फिर आपने मच टू लगाना सीखा कि मच टू का पेयर कहाँ नहीं लगता है कहाँ नहीं लगता है। उसी तरह इनफ नाउन और एडजेक्टिव और मच टू नाउन एडजेक्टिव का यूज करना सीख गए। इसके साथ टू टू सो डेट से भी सीख गए। तो अधिकतर आपने एडवर्ब के इसके साथ एडवर्ब का आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, और ये जो बच्चे इनके पहले देखेंगे आई थिंक इसको क्लियर होगा। जो बच्चे अभी शुरुआत फर्स्ट वीडियो ये हमारा देख रहे हैं तो मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट वाला वीडियो पहले देख के एडवर्ब का फिर टू देखिए, क्योंकि फर्स्ट वाला देखिएगा तो टू वाला बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, इसलिए फर्स्ट जाके फटाफट देखिए उसके बाद टू। ठीक है, तो आपने सब मैनी हम लोग सीखे, फिर इसका यूज करना सीखा बहुत सारे तरीके में, फिर टू सोलेट का पेयर देखा। तो हमने अधिकतर अधिकतर इस वीडियो में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेके दोनों के हिसाब से हम लोग ने खत्म कर लिया है। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब 2 1 2 दोनों खत्म। अब जो एडवर्ब का लाएंगे वो सिंपल प्रैक्टिस के आधारित पे होगा, तो आपका खाली उसमें ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन या 30 से 35 लाएंगे, क्योंकि अगर जो आप रिवीजन करके आओगे दोनों वीडियो का, तो मैं चैलेंज देता हूं कि वो सारे क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी आप माइंड में बना दोगे, क्योंकि उसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एडवर्ब लगता है बहुत बड़ा चीज है लेकिन है नहीं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के हिसाब से। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, और तैयारी भी तो करना है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए ऐसे ऐसे वीडियो आपके लिए लाना जरूरी है, क्योंकि आपको सीएचएसएल को निकालना का हमारा मकसद है ना, क्योंकि हम लोग इस सब आपके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इंग्लिश हो रहा है, आपका मैथ भी वही हो रहा है, हिसाब से आपका जीके जिस भी दे रहा ही जाएगा। जीके जिस अगर इंपॉर्टेंट भी लेके चलते, लेकिन मैथ और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैथ इंग्लिश को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी पर डिपेंड है आपका सीएचएसएल। नहीं करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि अब की बार सीएचएसएल पार, ये टारगेट माइंड में रखिए और इस माइंडसेट को इस हिसाब से पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, और खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, इसी तरह वीडियो देखते रहिएगा, लाइक्स कमेंट करिएगा। जय हिंद।